गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ईसीजी पर डिस्कस कर रहे थे और उसका एक पार्ट यानी उसके इनिशिएशन हमने पी वेव से किया था। पी वेव के बारे में 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। लगभग समस्त जानकारी पी वेव से संबंधित आप लोगों तक पहुंच चुकी है। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब हम इस यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल पी आर इंटरवल पी आर इंटरवल को हम लोग आज समझेंगे क्या होता है। जैसा कि आपने ईसीजी में देखा होगा, ये एक लाइन, ये आपकी पी वेव होगी। तो ये आपकी पी वेव है, ये क्यू वेव है, ये आर है, ये टी है। तो हमने पी वेव के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इसको जान लिया। अब हम चर्चा करेंगे पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या होता है? पी आर इंटरवल जहाँ से पी स्टार्ट हुआ है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जहाँ पे शुरू हो रहा है, इसके बीच की दूरी। पी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये पी आर इंटरवल कहलाता है। यानी ये पोर्शन, ये जो है, ये पी आर इंटरवल होता है। अब पी आर इंटरवल हमारी ईसीजी में हार्ट की किस स्थिति को परिभाषित करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पी आर इंटरवल, हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और समझने योग्य है। पी आर इंटरवल, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरवल और सेगमेंट में। पी आर सेगमेंट भी होता है, पी आर सेगमेंट और इंटरवल में केवल इतना अंतर है। पी आर सेगमेंट जो है एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, यानी जहाँ पर कोई भी हमारे पास वहाँ पर कोई भी वेव नहीं मिल रही है। तो या यूँ कहें सीधी भाषा में, जहाँ से पी समाप्त होता है और जहाँ से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, जहाँ से पी समाप्त हुआ और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दूरी, ये सेगमेंट हो जाएगी। ये सेगमेंट हो गई। और यदि पी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया तो ये इंटरवल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो आगे भी आपको एसटी सेगमेंट आएगा और क्यूटी इंटरवल आएगा, तमाम सारी चीज़ें आएंगी। तो इंटरवल का मतलब है उसमें वेव इंक्लूड होती है और सेगमेंट में केवल पी और क्यू के बीच की दूरी, यानी यहाँ पी समाप्त हो रहा है, जहाँ से क्यू स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच की दूरी, वो पी आर सेगमेंट है। तो पी आर सेगमेंट सामान्यतया कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 120 मिली सेकेंड से 200 मिली सेकेंड तक। तो हमने जैसा कहा कि ये केवल एग्जामिनेशन की चीज़ नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में किस तरीके से देखेंगे। 120 मिली सेकेंड कितना हो गया? ये 3 छोटे बक्से हो गए, 3 छोटे खाने हो गए, और ये कितना हो गया? 5 स्मॉल बॉक्स।
जो आपकी ईसीजी स्ट्रिप है उसके 3 कम से कम कितना होना चाहिए, 3 स्मॉल बॉक्स से लेकर के 5 स्मॉल बॉक्स, ये हमारा जो आइडियल जो डिस्टेंस है ये इतनी होनी चाहिए। पीआर सेगमेंट, पीआर इंटरवल जो है, पीआर इंटरवल 120 मिलीसेकंड से 200 मिलीसेकंड तक होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो हार्ट की किस पोजीशन को बताता है, हार्ट की किस बीमारी को बताता है, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ आती है प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। यदि पीआर इंटरवल बड़ा हो जाए, यानी इसकी दूरी 200 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो जाए, यानी 5 छोटे बक्सों से 5 छोटे बॉक्सेस से ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल कहते हैं। एक बहुत जगह कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। तो एक्सट्रीम मतलब जब ये 300 से ज़्यादा हो जाए तो पीआर इंटरवल ये प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, तो हमें हार्ट के बारे में क्या जानकारी ईसीजी दे रहा है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक हम आर्ट काफ़ी ख़राब है लेकिन फिर भी समझाने के उससे हम आपको बता रहे हैं। ये आपका हार्ट है, ये आपका राइट आर्किल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, जबकि ये थोड़ा सा गलत हो गया, राइट जो है छोटा होता है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो हमारा ईसीजी का कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे, जिसे हार्ट ऑफ द हार्ट कहा जाता है। एक यहाँ पर एक राइट एट्रियम में एक एसए नोड होती है, आपको पता है। इस एसए नोड से हमारा इम्पल्स स्टार्ट होता है। यहाँ से ईसीजी की जो इनिशिएशन है, जो प्रारंभ होता है, यानी पी वेव बनने से ईसीजी प्रारंभ होता है, तो साइनो ऑरिकुलर नोड यानी एसए नोड से होता है। अब इसके बाद में कहाँ कंडक्शन सिस्टम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि यह है। यहाँ पर एक होता है एवी नोड, एवी नोड आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड होता है। अब एवी नोड के बाद में ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में होता है बंडल ऑफ हिस एक, और ये लेफ्ट राइट ब्रांच बंडल ब्लॉक, राइट ब्रांच बंडल, और ये होता है लेफ्ट ब्रांच बंडल। ये परकिंजे फाइबर्स हैं। तो इंडक्शन आपका कहाँ से हुआ, एसए नोड से हुआ, और यहाँ से इम्पल्स एवी नोड तक पहुँचे, और एवी नोड से, एवी नोड एक छोटा सा स्टेशन है। क्या काम है, थोड़ी देर इन इम्पल्सेस को डीपोलराइजेशन जो होता है एट्रिया का, तो डीपोलराइजेशन एट्रिया का जहाँ समाप्त होता है और वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले का स्टेशन है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए हमारा सिस्टम पॉज होता है, यानी हार्ट थोड़ा सा विश्राम लेता है। तो यहाँ से जो इम्पल्सेस निकलेंगी वो फिर बंडल ऑफ हिस में जाएंगी। बंडल ऑफ हिस जो है फिर बाइफरकेट होकर के एक लेफ्ट राइट ब्रांच बनाएगा, एक लेफ्ट ब्रांच बनाएगा। तो ये लेफ्ट ब्रांच बंडल है और ये राइट ब्रांच बंडल है, ये लेफ्ट ब्रांच बंडल है। तो हम अब इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है कि पीआर इंटरवल जहाँ बड़ा हो रहा है, क्यों बड़ा होगा, तो अब तो समझ में आ गया होगा। यानी एसए नोड का जो कंडक्शन है ये एवी नोड तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लग रहा है।
सीधी सी बात है। यानी जो जो इनके इंटरनोडल फाइबर्स हैं, इंटरनोडल फाइबर्स, जो इंटरनोडल कंडक्शन फाइबर्स हैं, ये कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, यानी ऐसे नोड के इम्पल्स को टाइमली AB नोड तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आपकी इटियोलॉजी या मैकेनिज्म जो होगी, इटियोलॉजी तो बाद में चर्चा करेंगे, मैकेनिज्म क्या है कि इंटरनोडल फाइबर के लेवल पर, इंटरनोडल फाइबर्स के लेवल पर कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है, जिससे हमारा इम्पल्स डिले हो रहा है। तो इसके पीछे अब प्रोलॉन्ग QR तो चल ही रहा है। अब ये कहा जाता है, जब प्रोलॉन्ग PR होता है तो इसको कहते हैं AB ब्लॉक। AB ब्लॉक यानी AB जो AB नोड है वहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है, तो ये AB ब्लॉक हो गया, इसे AB ब्लॉक कहते हैं। अब AB ब्लॉक जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक, एक सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक। ये सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक है, ये फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक है। इसके बाद में थर्ड डिग्री कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग थर्ड डिग्री न बोल करके उसको कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। तो तीन सिचुएशन हमारे पास आती हैं, फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक, सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अब फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक, इसमें PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो गया, प्रोलॉन्ग्ड। ये PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो गया, लेकिन क्या है, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है यानी बड़ा हो रहा है, लेकिन P वेव की मॉर्फोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं है। P वेव एज इट इज़ है, रेगुलर रिदम है, यानी कोई भी उसको एरिथमिया नहीं हो रहा है, और QRS कॉम्प्लेक्स एज यूजुअल नॉर्मल है, लेकिन PR इंटरवल बढ़ा है, तो वो फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक होगा। कहाँ पाया जाता है? बेसिकली फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक 90% ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं होती है। AB ब्लॉक जो फर्स्ट डिग्री का है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, केवल इतना होता है कि वो एक्सरसाइज या एग्जर्शन इनटॉलरेंस होती है, यानी बहुत मेहनत का काम जब ये करेंगे तो इनको दिक्कत होगी कभी कभी। वैसे 90% वहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्या होता है, किस लिए होता है? ये यदि पहला बहुत अच्छा, बहुत जगह आप मिलेंगे और बहुत इसी चीज़ में देखेंगे, तो वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एथलीट्स जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होता है, बड़ा होता है। क्यों? ड्यू टू हाई वेगल टोन। जो वेगस नर्व जो है, जो हार्ट के रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट के रेट को कम करता है और मरीज़ को या उस व्यक्ति को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार रखता है, तो खिलाड़ी है तो उसमें हाई वेगल टोन की वजह से जो होता है PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, तो फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक हो जाता है।
तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है अनलेस अनटिल जब तक इससे कोई दिक्कत ना हो रही है। पेशेंट को दिक्कत होती है तो उसके बारे में हम ट्रीटमेंट बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा किसको हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि हीमोक्रोमैटिस। यदि इंटरनोडल फाइबर में आयरन ज़्यादा हो जाए तो वो हीमोक्रोमैटिस हो जाता है। उसके जो फाइबर्स होते हैं वो उनमें आयरन डिपोजिशन हो जाने की वजह से वो उतने लचीले, उतने कंडक्टिव नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमें फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक मिल सकता है। दूसरा हमारे पास तीसरा कारण ये हो सकता है कि यदि पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन है, लिवर में कहीं, हार्ट में कहीं इन्फ्लेमेशन है, पेरिकार्डाइटिस है, वहाँ हो सकता है। और क्या हो सकता है? चौथा कारण हो सकता है कि चौथे कारण में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ। चौथा कारण हो सकता है नॉन क्रिएटिनिन डिपोजिशन इन इंटरनोडल फाइबर्स। यदि जो इंटरनोडल फाइबर्स हैं उनमें कैल्शियम का नॉन क्रिएटिन डिपोजिशन हो जाता है, किसी तरीके से फाइबर के ऊपर नॉन क्रिएटिन कैल्शियम वहाँ पर ये डिपॉजिट होता है, तो वहाँ पर हमें फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक मिल सकता है। और अगला, यदि RHD है, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ है, वहाँ भी प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल आपको मिल सकता है। और क्या हो सकता है? जो पेशेंट बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा में ले रहे हैं, यानी उनको हाइपरटेंशन है, उसके लिए बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे हैं, तो उनका भी PR इंटरवल ज़्यादा हो सकता है। और एक मेडिसिन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है, डिजिटॉक्सिन। यदि पेशेंट को डिजिटॉक्सिन दिया जा रहा है तो उस समय भी PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक है, कहीं पर इसका कोई इससे मरीज़ को दिक्कत नहीं होती। यदि दिक्कत होती है तो वहाँ पर उसको ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी पल्स रेट डाउन होगा। प्रोलॉन्ग PR है तो कंडक्शन धीरे धीरे होगा, तो उसको ब्रेडिकार्डिया होगा। तो ब्रेडिकार्डिया के लिए इसमें यदि ऐसा मिलता है कि इतना ब्रेडिकार्डिया मिलता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, तो हम इसका सीधा ट्रीटमेंट है एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन हम लोग यूज करते हैं और उससे पल्स रेट को इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हो गया। अब हम सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक देखते हैं। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक भी दो तरीके का होता है। एक होता है मोविस टाइप 1
और दूसरा होता है मोविस टाइप 2। मोविस टाइप 2 और मोविस टाइप 1, ये सेकेंड डिग्री ए बी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री ए बी ब्लॉक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सेकेंड डिग्री ए बी ब्लॉक। अब इसको देखना है, इसमें क्या होता है। बेसिकली जो ए बी नोड है, जो हमने बताया कि जो दोनों सेप्टम है, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला जो सेप्टम है, तो जिसको आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, इसमें जो ए बी नोड होती है, ए बी नोड की फिजियोलॉजी कहीं पर गड़बड़ है, यानी वहाँ से कंडक्शन प्रॉपर आ रहा है, लेकिन ए बी नोड जो है वो उस कंडक्शन को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, यानी ए बी नोड में कहीं पर पैथोलॉजी है, कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से ये सेकेंड डिग्री ए बी ब्लॉक हो रहा है। होता क्या है सेकेंड डिग्री ए बी ब्लॉक? मोविस टाइप 1। हाँ, टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में क्या होता है, progressive prolongation of PR interval and non-conducting P wave। प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल और नॉन कंडक्टिव P वेव, दो चीज़ें होनी चाहिए मोविस टाइप 1 के लिए। होता कहाँ है, क्या इसका कैसे हम ECG में देखेंगे? हम मान लेते हैं ये P वेव है, इसके बीच में ये PR, ये QR कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। उसके बाद में ये P वेव आई और ये फिर P वेव मिली और उसके बाद में ये फिर QR हुआ जाकर के, और ये मान लिया P वेव है, ये P वेव है और ये QR कॉम्प्लेक्स हुआ जा कर के, और उसके बाद में क्या हुआ, एक P वेव, फिर P वेव और उसके बाद फिर QR कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर PR इतना, PR इंटरवल इतना, यहाँ पे प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन हो रहा है, यानी यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बढ़ा, कब तक बढ़ेगा? जब तक नॉन कंडक्टिव P वेव हमें नहीं मिल जाती है कि ये बढ़ा, ये इससे ज़्यादा हुआ, ये इससे ज़्यादा हुआ, ये इससे ज़्यादा हुआ, ये इससे ज़्यादा हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, बीच में दो P वेव मिल गई, एक P1 ये या P2 इसको मान लीजिए, और बीच में आपका QRS गायब। तो ये आपका नॉन कंडक्टिव P वेव हो गया। तो इस तरीके के फीचर्स यदि हमें ECG में मिलते हैं तो ये सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक होता है। अब दूसरी चीज़ इसमें, हाँ, एक अच्छी चीज़ बताना है कि जो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन हो रहा है, जब नॉन कंडक्टिंग P वेव मिलेगी, उससे पहले का जो PR इंटरवल होगा
वो सबसे बड़ा होगा और उसके जस्ट बाद वाला जो पीआर इंटरवल होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी यदि यहाँ पर ये मान लिया 300 है, ये 320 हुआ जा करके, ये 360 हो गया, ये 400 हो गया और ये हो गया जा करके नॉन कंडक्टिंग हो गया और ये हो गया 280। यानी जस्ट नॉन कंडक्टिंग पी वेव अराइज होने से पहले का जो पीआर इंटरवल है वो सबसे बड़ा होगा और जो नॉन कंडक्टिंग पी वेव मिलेगी उसके जस्ट बाद जो पीआर इंटरवल हमें मिलेगा वो सबसे छोटा होगा। ये इसको एक देखने की ज़रूरत है। तो ये आपका सेकेंड डिग्री ए बी ब्लॉक हो गया। होता क्यों है? मरीज़ को दिक्कत क्या होगी? एरिथमिया होगा, गिडीनेस होगी, चक्कर आएगा, नौजिया फील होगा, सिंकोपल अटैक हो सकता है। सिंकोपल अटैक मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता है पेशेंट, सिंकोपल अटैक हो सकता है। अब होता क्यों है? अब आप देखिए, हमने बताया कि इसकी पैथोलॉजी ए बी नोड में है। यानी कब होगा? यदि ए बी नोड है कहाँ? मिट्रल वाल्व के बाद, मिट्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व जिसको कहते हैं मिट्रल वाल्व के पास में। यदि इसके ट्राइकस्पिड वाल्व यानी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को के बीच का जो वाल्व है, जो मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व में यदि कोई पैथोलॉजी है, इसकी कोई सर्जरी होती है, इसको ठीक किया जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पर आपको सेकेंड डिग्री टाइप 1 मोविस टाइप 1 ए बी ब्लॉक मिल सकता है। तो पहली चीज़ कि यदि इसको मिट्रल वाल्व में कहीं पर सर्जरी हुई तो हो सकता है। दूसरा, आरसीए इन्फार्क्ट या कहें इन्फीरियर लीड एमआई, इन्फीरियर वाल्व एमआई। यदि पेशेंट को इन्फीरियर वाल्व एमआई है, यानी उसको जो इन्फॉक्शन हो रहा है, यानी उसके और इन्फीरियर वाल्व एमआई कौन सी सप्लाई होती है? जो आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है वो ए बी नोड को अपनी ब्लड सप्लाई देता है, राइट कॉर्नरी आर्टरी। यदि राइट कॉर्नरी आर्टरी में कहीं पर इन्फॉक्शन है यानी ऑक्लूजन है या वो सीधे कहिए कि ब्लॉक हुई है, तो उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और इन्फीरियर एमआई हुआ, तो वहाँ पर हमें सेकेंड डिग्री टाइप 1 ए बी ब्लॉक मिल सकता है। तो ये सेकेंड डिग्री टाइप 1 मोविस टाइप 1 ए बी ब्लॉक हुआ। और जो ये हमने बताया कि क्या कि सबसे छोटा, उसके बाद में सबसे बड़ा, उसके बाद में नॉन कंडक्टिंग पी वेव, उसके बाद में सबसे छोटा पीआर इंटरवल सबसे छोटा, सबसे बड़ा, उसके बीच में नॉन कंडक्टिव। इस फेनोमेनन को हम लोग विंकी बैक फेनोमेनन भी कहते हैं। ये विंकी बैक फेनोमेनन भी कहा जाता है। खूब क्वेश्चन आता है आपको पीजी एंट्रेंस में कि विंकी बैक फेनोमेनन क्या है। जो सेकेंड डिग्री मोविस टाइप 1 ए बी ब्लॉक है, उसमें विंकी बैक फेनोमेनन आपको मिलेगा। क्या होता है कि एक नॉन कंडक्टिंग पी वेव मिलेगी, उससे पहले का पीआर इंटरवल सबसे बड़ा होगा और उसके बाद सबसे छोटा होगा, तो ये विंकी बैक फेनोमेनन होता है। तो ये जो महाज्ञानी हैं उनके लिए थोड़ा सा है। तो ये आपका मैं समझता हूँ कि सेकेंड डिग्री मोविस टाइप 1 ए बी ब्लॉक हो गया। इसके बाद में टाइप 2 आता है। सेकेंड डिग्री ए बी ब्लॉक टाइप 2 यानी मोविस टाइप 2। मोविस
टाइप 2। इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें आपको प्रोलॉन्ग्ड QRS मिलेगा, लेकिन समझने वाली बात, प्रोलॉन्ग QRS होगा लेकिन ये प्रोग्रेसिव नहीं होगा कि सब गड़बड़ रहा है। ये प्रोलॉन्ग रहेगा, कांस्टेंट PR प्रोलॉन्गेशन मिलेगा आपको, यानी PR सेगमेंट बड़ा मिलेगा और कांस्टेंट सभी में मिलेगा। और उसके साथ होगा क्या, उसके साथ होगा नॉन कंडक्टिंग P वेव मिलेगी। यानी ये हो सब उसी तरीके टाइप 1 की तरीके से हो रहा है, लेकिन वहाँ क्या था, ये प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन था, यहाँ पर कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन है और आपको वहाँ पर नॉन कंडक्टिंग P वेव मिल रही है। तो ये मोविस टाइप 2 हो गया। कहाँ होता है भैया मेरे, ये जो बंडल ऑफ हिस है कांस्टेंट है, इट मीन्स हमारा AB नोट कुछ नहीं कर रहा है। जो बंडल ऑफ हिस है, हमने बताया था कंडक्शन सिस्टम बंडल ऑफ हिस है। बंडल ऑफ हिस जो है फिर डिवाइड होकर के राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच बनता है। यहाँ पर कोई पैथोलॉजी है, यानी बंडल ऑफ हिस इस पूरे प्रोपगेशन को आगे नहीं जाने दे रहा है, इसलिए इसको सेकेंड डिग्री मोविस टाइप 2 AB ब्लॉक हो रहा है। तो इसमें बंडल ऑफ हिस में दिक्कत होती है, तभी इस तरीके की सिचुएशन होती है। ये किन परिस्थितियों में हो सकता है, उसको एंटीरियर वाल MI हो, एंटीरियर वाल MI हो, सेप्टल MI हो, सेप्टल MI हो, इंटीरियर वाल MI हो, तो वहाँ पर आपको सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक आपको मिलेगा। होगा क्या, पेशेंट को सिंकोपल अटैक होगा, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा और उसके साथ इंटॉलरेंस होगा। साथ में ये पेशेंट बहुत रिस्की पेशेंट है, कभी भी इसकी जान जा सकती है, यानी इट का सडन कार्डियक अरेस्ट, इससे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक है। तो कहाँ कहाँ हमने बताया, इंटीरियर वाल MI हुई हो या सेप्टल MI हुआ हो, यानी जो आपकी LAD आ रही है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आ रही है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी आ रही है, ये इसमें इसका 2/3 जो होता है, लोअर 2/3 जो होता है वो यहाँ पर ब्लड सप्लाई देता है। यदि यहाँ पर कहीं पर जो है ब्लॉकेज है इसके लोअर 2/3 में, किसमें, लेड में, यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो है, यदि इसके लोअर 2/3 में कहीं पर ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से आपको सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक आपको मोविस टाइप 2 मिल सकता है और रिस्की है। पेशेंट को तुरंत जो है एक इमरजेंसी में इसको पहले टेम्परेरी पेसमेकर लगेगा, उसके बाद में ये क्या होगा, इसको परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट एडमिट होगा, पहले उसको टेम्परेरी पेसमेकर पे रखेंगे और उसके बाद में पेशेंट हैज़ ए शार्प नीड ऑफ परमानेंट पेसमेकर। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री मोविस टाइप 2 AB ब्लॉक हो गया। अब एक रह गया जिसको हम लोग कहते थे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्या होगा आप देखेंगे। तमाम सारी P वेव्स, विभिन्न तरीके की P वेव्स, जिनकी हर जगह अपनी अलग राम कहानी
और QRS, तमाम तरीके के QRS, उनकी राम कहानी अलग। मतलब एट्रिया, जो दोनों एट्रिया हैं, दोनों जो ऊपर के चैम्बर्स हैं हार्ट के, वो दोनों अलग अपना पेसिंग कर रहे हैं, धड़क रहे हैं, और नीचे वाले जो वेंट्रिकल हैं वो अपना धड़क रहे हैं। इनके बीच कोई तारतम्य, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी वो अपनी डफली बजा रहे हैं, वो अपना राग बजा रहे हैं। तो इस तरीके की पोजीशन होगी, यानी 2 3 4 पी वेव मिल गई, फिर 2 3 4 आपको QRS मिल गए, उसके बाद में फिर पी वेव मिल गई। तो इनका जो है सभी कुछ वही कि अपनी डफली, अपना राग। पेशेंट बहुत सीरियस है, इस पेशेंट में गॉट सडन कार्डियक डेथ। तो ये आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। तो मैं समझता हूँ हम लोगों ने PR सेगमेंट को और PR इंटरवल को अच्छे से पढ़ लिया। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको ज़रा सा ज्ञानवर्धक लगे कि इस पर मेहनत की गई है और आपके मतलब का है, आपके ज्ञानार्जन में मदद कर रहा है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका लाइक चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।